नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में। एक कहानी जिसमें बुलंदी है, कमाल की संस्कृति है और फिर एक बहुत ही नाटकीय अंत भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की, जिसने दक्कन पर सदियों तक अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि इतना महान, इतना अमीर साम्राज्य आखिर नक्शे से मिट कैसे गया। ऐसा लगा जैसे रातों रात गायब हो गया हो। तो आज के इस सफर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम पहले देखेंगे कि ये साम्राज्य बना कैसे, फिर समझेंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कैसे चलती थी। इसके बाद हम इसके कल्चरल गोल्डन एज की बात करेंगे और फिर जानेंगे उस भयानक लड़ाई के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम इसकी विरासत और एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन से हालात थे जब विजयनगर की नींव रखी गई। देखिए, विजयनगर की कहानी किसी एक राजा या एक परिवार की नहीं है। ये एक लंबा सफर है। इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो साफ दिखता है कि लगभग 300 सालों में 4 बड़े राजवंशों ने यहां शासन किया: संगम, सलूव, तुलुव और फिर अराविदु। तो बात है 1336 की, जब 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने इसकी नींव रखी। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत का असर दक्षिण तक फैल रहा था। इसी राजनैतिक उठापटक के बीच इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आजाद हिंदू राज्य बनाया, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल गया। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका शाही इंजन क्या था? चलिए अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को समझते हैं, जिसने इसे सदियों तक ताकत दी। ये फ्लोचार्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा दिखाता है। सबसे ऊपर जाहिर है राजा होता था, जिसके पास सारी पावर होती थी। फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें मंडलम कहते थे। और फिर ये मंडलम जिलों और उपजिलों से होते हुए आखिर में गांव तक बटे थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम कड़ी थी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास सिस्टम पर। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये था अमरनायक सिस्टम। अब ये था क्या? आसान भाषा में समझें तो राजा अपने मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें नायक कहते थे, जमीन का एक टुकड़ा देता था और बदले में वो नायक राजा के लिए एक सेना तैयार रखते थे और टैक्स का कुछ हिस्सा भी देते थे। मतलब ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों की रीढ़ की हड्डी थी। इस साम्राज्य की अमीरी का राज सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये एक बहुत ही डाइवर्स और मजबूत इकोनॉमी थी। खेतीबाड़ी तो इसकी बुनियाद थी ही, लेकिन इसका इंटरनेशनल ट्रेड भी जबरदस्त था। जरा सोचिए, 300 से भी ज्यादा बंदरगाहों से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। जो भी विदेशी यात्री यहां आता था, वो इसकी दौलत देखकर दंग रह जाता था। अब हम विजयनगर के इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे इसका सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहा जाता है। ये महान शासक कृष्णदेव राय का समय था। कृष्णदेव राय, ये नाम बहुत अहम है। वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उन्हीं के दौर में विजयनगर अपनी सांस्कृतिक बुलंदी के चरम पर पहुंचा। और उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है ये किताब अमुक्तमाल्यद। कमाल की बात यह है कि ये महाकाव्य खुद राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखा था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और कवि भी थे। ये किताब आज भी तेलुगु साहित्य का एक नायाब हीरा मानी जाती है। उनकी राजधानी हम्पी तो जैसे आर्किटेक्चर का एक खुला म्यूजियम बन गई थी। वहां आपको विट्ठल स्वामी मंदिर मिलेगा, जिसके म्यूजिकल पिलर्स आज भी एक अजूबा है। फिर है महानवमी डिब्बा, जो उनकी सैन्य ताकत का प्रतीक है, और लोटस महल जैसी इमारतें भी हैं, जिनमें आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद ढलान भी आती है। अब कहानी में एक दुखद मोड़ आने वाला था। हम बात करेंगे साम्राज्य के अचानक और विनाशकारी पतन की, जिसकी वजह बना एक भयानक युद्ध। इस मैप को देखिए, यह हमें लड़ाई का पूरा सीन समझाता है। एक तरफ था ताकतवर विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ थी दक्कन की सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये सल्तनतें हमेशा विजयनगर की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस करती थीं। उस समय विजयनगर के शासक थे राम राय, जो एक बहुत चतुर डिप्लोमैट थे। उनकी रणनीति थी इन सल्तनतों को आपस में ही लड़वाते रहना। लेकिन यही फूटडानों और राज करो की नीति उन पर उल्टी पड़ गई। उनकी ताकत से डरकर सारी सल्तनतों ने अपने आपसी झगड़े भुला दिए और विजयनगर के खिलाफ एक हो गईं। ये तारीख
दक्षिण भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साल था 1565। ये तालीकोटा के युद्ध का साल था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। एक दिन जिसने इस पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। और युद्ध का नतीजा बहुत भयानक था। विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई। राम राय को युद्ध के मैदान में ही पकड़कर मार दिया गया और इसके बाद विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी को महीनों तक लूटा, जलाया और उसे एक खंडहर में बदल दिया। एक महान साम्राज्य का अंत हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, और खास तौर पर जो छात्र एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इतिहास आज भी इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब सीधे उन की पॉइंट्स पर आते हैं जिन्हें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए याद रखना बेहद जरूरी है। तो जब भी प्रीलिम्स या मेंस के लिए विजयनगर पढ़ें तो इन 4 चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, कृष्णदेव राय और उनकी किताब अमुक्तमाल्यद। दूसरा, ये जो हमने अभी समझा, अमर नायक सिस्टम। तीसरा, उनकी जबरदस्त इकोनॉमी जो सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि व्यापार पर भी टिकी थी। और चौथा और सबसे अहम, 1565 का वो तालीकोटा का युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए, क्या विजयनगर का पतन सिर्फ एक लड़ाई में हार थी, या ये शासक राम राय के आत्मविश्वास या कहें कि राजनीतिक अहंकार का नतीजा था, या फिर ये उस दौर की बदलती ताकतों का एक ऐसा टकराव था जिससे टाला ही नहीं जा सकता था? इतिहास अक्सर हमें सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए ऐसे ही गहरे सवाल छोड़ जाता है।